तो हम पढ़ रहे थे कल विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। इसमें हम कल बताए थे कि जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है $12,695 या उससे अधिक है तो वह डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएंगे। और यह वर्ल्ड बैंक अपना डेटा एनालिसिस के माध्यम से इस डेटा को प्रकाशित किए हैं, जिसमें कि डेवलप्ड इकोनॉमी में अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है। इन सब जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं यह डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। भारत अभी डेवलपिंग इकोनॉमी के रेस में है, क्योंकि अभी इनकी जो बुनियादी संरचनाएं हैं, इनका जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, कहीं न कहीं यह निम्न मध्यम आय वर्ग और उच्च मध्यम आय वर्ग के बीच में लाई करती है। इसमें हम समझते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार कि जिसकी जो इनकम है कहीं ना कहीं $12,695 से कम है। अब क्या है कि वर्ल्ड बैंक इसे दो भाग में बांटे हैं, एक निम्न मध्यम वर्ग वाले अर्थव्यवस्था और एक उच्च मध्यम वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। तो इसमें डिसाइड किए हैं कि $1,046 से लेकर के $4,095 के अगर बीच में किसी भी देश का प्रति सकल राष्ट्रीय आय है तो वह निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश कहलाएंगे। और 4,096 से लेकर के $12,695 प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम है, इसके बीच में लाई करता हो तो उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। भारत अभी कहीं न कहीं सतत विकास लक्ष्य, बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार करके कहीं न कहीं निम्न और उच्च आय जो वर्ग वाली अर्थव्यवस्था है उसके बीच में लाई कर रही है। और भारत का यह एम है कि वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है $12,695 से अधिक होंगे और भारत एक विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्री कहलाएगी। अब आते हैं कि अंडर डेवलप्ड कौन कहलाएंगे, तो जिनका जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,046 से कम होगा। नेक्स्ट है कि अब देखते हैं कि शेष विश्व के अंतर जो इंटर रिलेशन है, एक दूसरे का जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति के साथ जो एक दूसरे से आपस में सामरिक महत्व हो और जो आर्थिक वृद्धि के लिए एक दूसरे के साथ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाते हैं, उसके आधार पर दो तरह की होती है देश, यानी दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं कि जिसमें देश जो है अपने वस्तु और सेवाओं के व्यापार के लिए स्वतंत्र है। हर एक देश दूसरे देश के साथ आपस में इंटर जो क्रॉस बाउंड्री है उससे पार होकर के सेवाओं और व्यापार के लिए आमंत्रित करते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं और अगले देश में जाकर के भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी कहलाती है। जैसे भारत हो गया, यूएसए हो गया, जितने भी कंट्री है लगभग 98% कंट्री ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। और क्लोज इकोनॉमी वह इकोनॉमी कहलाते हैं जिनको विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु या सेवाओं का व्यापार या निवेश स्वतंत्र नहीं होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया। ठीक है। अब आते हैं कि हम यह टर्मिनोलॉजी आप आर्थिक बजट हो या आर्थिक समीक्षा हो उसमें बहुत देखने को मिलता है, तो आगे बढ़ने से पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अब यहाँ पे है कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है मेनली कंट्री के पर्सपेक्टिव से किया जाता है। ठीक है। कंट्री कितना ग्रोथ किया है, उसकी जो नॉमिनल जीडीपी क्या है, उसका नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, तो उसके आधार पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है। तो उसमें देखते हैं हम कि किसी देश की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जैसे कि बुनियादी ढांचा हो, विकास हो गया हो, ठीक है, रोजगार कौशल हो, ये सब जो भी है इकोनॉमिक ग्रोथ में आते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यह इसका व्यापक स्वरूप है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में समाज की जो भी
समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक तो होगा ही, और आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। यानी ऑल ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं, यानी आर्थिक विकास में आते हैं। लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वह आर्थिक समृद्धि कहलाती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि आर्थिक जो विकास है उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा उसके साथ साथ सामाजिक, सोशल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक जो भी परिवर्तन शामिल होते हैं वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। अब क्या है कि नेशनल इनकम के साथ जो अभी देखते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत की जो जनता है उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि उनकी जो शिक्षा क्षेत्र में उनका कितना बढ़ोतरी हुआ है, शिक्षा हो, जीवन स्तर हो, स्वास्थ्य हो, जो बेसिक बुनियादी जो उनका नीड है उसमें से कितना उनका डेवलपमेंट हुआ है। अगर नेशनल इनकम के साथ अगर यह इस दोनों को कंक्लूड कर दें तब वह देश एक इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी, ठीक है। उसमें जो है रोजगार क्या है, उसमें इनकम क्या है, निर्धनता का रेट क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितनी कम है, ये सब देखा जाता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें मेनली अंतर बैफरकेट यहाँ पे किया गया है कि इसमें जो कारक हैं इसमें है कि इसमें सकल घरेलू उत्पाद के जो घटक होते हैं, उपभोग, सरकारी जो एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, शुद्ध निर्यात है, उसमें वृद्धि से संबंधित होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्या है कि संरचनात्मक परिवर्तन लाते हैं, जीवन में गुणवत्ता से संबंधित है, ये क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटी से संबंधित है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटी के साथ क्वालिटी से भी संबंधित है। क्वालिटी इन द सेंस कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता कम होना चाहिए, जो बाल मृत्यु दर कम होना चाहिए, पोषण जो कुपोषण की समस्या है वो कम होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत वो आते हैं। इसमें देखते हैं कि यह इसकी जो मेजरमेंट कैसे नापते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, तो उसका हम जो जीडीपी है प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम नापते हैं कि वृद्धि हो रही है, इट मीन्स कि वो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ पे है। और जो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो जैसा कि हम आपको बताएं कि क्वांटिटी के साथ ये क्वालिटी भी मापती है, गुणात्मक मापक है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मेजर करती है, मानव विकास सूचकांक, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर 3 पैरामीटर शामिल होते हैं। जो साक्षरता दर है, ठीक है, लिटरेसी रेट है, जो वैश्विक जो इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक है जो विश्व सतत समाधान नेटवर्क जारी करती है, ठीक है। तो ये सब अगर लोग खुशहाल होंगे, भूख कम होंगे, ठीक है, लिटरेसी होगी और ह्यूमन का ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रभाव क्या है कि यह समृद्धि अर्थव्यवस्था में क्वांटिटी परिवर्तन लाती है, जो मात्रात्मक है वो परिवर्तन लाती है, लेकिन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वह क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी लाती है, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस क्या है कि यह जीडीपी और जो पर कैपिटा इनकम है उसकी वृद्धि पर यह बढ़ोतरी देखने को मिलता है और इसमें गुणवत्ता में देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक छोटा स्वरूप है, सिर्फ कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यह संकीर्ण अवधारणा है, लेकिन यह कंट्री के साथ उनके समाज की आर्थिक उत्थान को भी देखा जाता है, आर्थिक नैतिक जो मानवीय पूंजी के उत्थान के लिए भी देखा जाता है। तो यह एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है। इसकी समयावधि अल्पकालिक है, यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके समाज के हर समुदाय को एक शिक्षित, स्वस्थ तक पहुंच, निर्धनता की कमी, कुपोषण की समस्या की कमी करके हम, यह चूंकि एक लगातार और धीरे धीरे प्रक्रिया है, ठीक है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, लेकिन यह डायरेक्टिव जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवीन किया जाता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसमें इकोनॉमिक जो
फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का भी भागीदारी देखा जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है अगर उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगर प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि भूमि है, क्षेत्र है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, वन संपदा, खनिज, तेल संसाधन, अच्छी जलवायु। क्योंकि अभी देखिए कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं और अरब जो खाड़ी देश हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो तेल की आपूर्ति इतनी है कि वो उनका जो रहन सहन का स्टाइल है कितना उच्च लेवल का है। उससे आप पता कर सकते हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज कितना योगदान देते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। ठीक है, अभी जैसे कि बिहार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बिहार से जब झारखंड अलग हो गई तो झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है कितना प्राकृतिक संसाधन से भरे पूरे हैं। उड़ीसा कितना हर एक सेक्टर्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे आयरन पैराइट्स हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बिहार से कितना गुना ज़्यादा उड़ीसा डेवलप्ड है। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को मेनली प्रभावित करती है। ठीक है, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण है कि मतलब जो संयंत्र लगाया जाए, जो मशीनों का निवेश किया जाए, उससे क्या होंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे, अगर वह प्रोडक्शन करती है, कोई भी कंपनी बनाती है, कोई कंपनी का संचालन शुरू करती है, तो उससे क्या होंगे, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसका भी डेवलपमेंट होगा और रोजगार भी वृद्धि होगा। अभी देखिए कि बिहार के पर्सपेक्टिव से 2014 ईस्वी के पश्चात बिहार में देखेंगे कि दरभंगा में एक मखाना बोर्ड का गठन किया गया, जिससे जो बिहार के किसान हैं उनका कैसे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। वहाँ के जो सड़कें हैं, बुनियादी संरचनाएं हैं, वहाँ विकसित की जाएगी, तो ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट उस एरिया का होगा और उसके साथ साथ बिहार की भी आर्थिक प्रगति होगी। तो मखाना बोर्ड में फूड प्रोसेसिंग है, उसमें क्या है कि उसकी बीज की उन्नत बीज तैयार किए जाएंगे, अनुसंधान है, नवाचार है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को प्रशिक्षण दे करके मखाना की खेती को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि अभी बिहार को पहला स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर, पहला परमाणु संयंत्र मिला है, जो ऐसा देखा जा रहा है कि नवादा के रजौली में विकसित किया जाएगा 2000 मेगावाट का। तो इससे क्या है कि बिहार की जो बिजली की आपूर्ति की कमी है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं इसलिए नहीं निवेश कर रही है क्योंकि बिजली की कटौती देखी जा रही है बिहार में। तो जहाँ दूर दराज हैं, जहाँ स्टील फैक्ट्री हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको 24/7 बिजली मिल सके, इसलिए बिहार सरकार को पहली बार सौगात मिला है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो परमाणु संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। और भारत का जो लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, उसमें भी बिहार एक महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहे हैं कि जो है स्वदेशी रूप से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे लगभग 5, तो उसमें से एक बिहार को मिला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कैसे फिर जो पूसा है, पूसा में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अंतर्राष्ट्रीय गणना अनुसंधान क्षेत्र खुल रहा है, जो विश्व में 5वां है और भारत का पहला है। तो कैसे पूंजी निर्माण करके आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देंगे, जिससे श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होगी, उस क्षेत्र का विकास भी होगा। ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है कि कितना पूंजी लगाने से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यह भी मायने रखता है। फिर कृषि का विक्रय अधिशेष है, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। तो तीव्र औद्योगिकीकरण जो बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और जीडीपी तो बढ़ेगी ही। अर्थव्यवस्था में अभी देखे थे ऊपर कि सर्विस सेक्टर का 53.3% का योगदान है। सर्विस सेक्टर अगर बढ़ाएंगे तो लोगों का रोजगार भी मिलेगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, गरीबी कम होगी, लोग उन्नत लाइफ जी पाएंगे और उससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सुधार होगा। तकनीकी उन्नति, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्शन को कम समय में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रणाली, अब उसमें क्या है कि
जो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वह भी मायने रखता है। जैसे कि 1991 में कैसे हम एलपीजी मॉडल पीवी नरसिम्हा राव ने लाए थे, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था है एक अच्छे पटरी पर चल दी। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2014 तक जो थे उसमें लगभग 8.8 जीडीपी से ऊपर था। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी मायने रखता है किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, राजनीतिक कारण तो है कि राजनीतिक रूप से स्थिर होना चाहिए। विदेश और व्यापार नीति, जैसा कि आप लोगों को बताए हम, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन का जो मानव संसाधन है, वह भी अगर देश की श्रम अगर कार्यकुशल है तो निश्चित रूप से वह देश एक विकसित देश होने की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। कि किसी कारणवश अगर अर्थव्यवस्था में जो डिटेरियोरेशन होता है, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था मेन पटरी से उतर करके, चाहे वह आर्थिक मंदी के कारण हो, चाहे मुद्रास्फीति के कारण हो, चाहे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हो, तो उसमें हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो टाइप होते हैं सुधार के, तो पहला हम देखते हैं कि भी शेप रिकवरी। इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि जो देश की जीडीपी है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो हम देखते हैं कि कुछ समय में देश की कुछ न कुछ जीडीपी रही होगी, कुछ समय पश्चात इसके पश्चात यहाँ पे आते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जीडीपी जाएगी। फिर इस टाइम में देखते हैं तो इसकी जीडीपी इस टाइम पे कुछ बढ़ी हुई जीडीपी नजर आ रही है, लेकिन कुछ समय के पश्चात देखते हैं कि इसकी जीडीपी में गिरावट देखी गई है। तो इस समय के रेस्पेक्ट में इसकी जीडीपी कहाँ पहुँच जाएगी, इस पॉइंट पे। तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी था उसका घटोतरी देखा गया है। तो यह जीडीपी में घटने के पश्चात फिर कुछ समय के पश्चात देखेंगे कि जीडीपी में बढ़ा है, और इस पॉइंट पर देखते हैं तो इसका जीडीपी का जो पॉइंट है यहाँ पे आती है और इसके करस्पॉन्डिंग जीडीपी फिर से अपने पटरी पे लौट आती है। तो इसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि कहा जाता है कि आप सुनते होंगे कि आर्थिक बजट में कि अभी अपने देश की अर्थव्यवस्था भी शेप रिकवरी में है। तो भी शेप रिकवरी यही है, ये जो भी दिख रहा है ना, ये भी शेप रिकवरी है, यानी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ चल रही थी टाइम के साथ, बट कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ मानवकृत आपदा के कारण वो घटी, उसके बाद फिर से ऊपर होकर के फिर से वो एक लीनियर ग्राफ की ओर चल दी है। ठीक है, तो भी शेप जो सुधार है एक प्रकार की आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी है जो भी शेप प्रदर्शित करता है। भी शेप की वृद्धि जो है ना, कृषि अर्थव्यवस्था की तेज गिरावट के साथ तेजी से सुधार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेड शेप रिकवरी। देखते हैं कि जीडीपी समय के साथ बढ़ रही थी, परंतु अचानक फिर गिर गई और एक उच्च गति से जीडीपी बढ़ती हुई फिर से डाउन होकर के एक फिर से लीनियर ग्राफ शो कर रही है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है जेड, इसी को जेड शेप रिकवरी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था में गिरावट की तीव्रता से वृद्धि होती है। ठीक है, यू शेप रिकवरी क्या है कि जीडीपी जा रही थी और एक यू शेप लेकर के फिर से लीनियर ग्राफ शो किया है। तो यू शेप जो रिकवरी है अर्थव्यवस्था का, उसमें क्या किया कि गिरा लेकिन स्मूथली रूप से फिर से चढ़ने की कोशिश किया है। फिर आते हैं डब्लू शेप रिकवरी। डब्लू शेप रिकवरी में देखते हैं कि यह बहुत ही जोखिम युक्त होता है, क्योंकि देख सकते हैं कि एक फ्लक्चुएशन हो रहा है। जीडीपी गिरा, फिर से ऊपर उठा, फिर से गिरा, फिर से ऊपर उठा। तो यह ऐसा माना जाता है कि यह बैलेंस नहीं बना पा रहा है अपनी इकोनॉमी को। तो यह जो है बहुत ही जोखिम युक्त इकोनॉमी, इस देश की इकोनॉमी बहुत ही जोखिम युक्त कही जाती है। अब लास्ट है कि एल शेप रिकवरी। एल शेप का मतलब है कि देखते हैं जीडीपी जा रही थी समय के अनुसार और गिरते हुए फिर से नॉमिनल जीडीपी से भी डाउन हो गया है। तो ये जो पोर्शन है ना एल, इसलिए एल शेप कहा जाता है। और देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद तो इकोनॉमी बढ़ रही थी लेकिन घटा, उसके बाद ये घटते ही चला गया। तो इस पोर्शन के अकॉर्डिंग इसका जीडीपी यहाँ पे आएगी। तो यह जीडीपी देश की खस्ता हालत को बताती है, यानी जीडीपी नॉमिनल से भी डाउन हो गई और वो कभी उठ नहीं पा रही है। तो यह ठीक समय तक ठीक नहीं होती है, ये लंबे समय तक ठीक नहीं होती है और इसमें अर्थव्यवस्था वर्षों के बाद भी वर्तमान जीडीपी के स्तर को हासिल करने में विफल रहती है। ठीक है, और क्राइसिस को वो चले जाते हैं। ठीक है,
धन्यवाद।